यू नो वॉट, कुछ डेब्यूज होते हैं जैसे शर्मिन सहगल इन हीरा मंडी, सोनू निगम इन जानी दुश्मन, हरमन बवेजा इन लव स्टोरी 2050 एंड ऑफ कोर्स के इन देशद्रोही। मैं मानता हूँ इनमें से एक्टर शायद कोई भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर वो होते भी तब भी उनका फर्स्ट प्रोजेक्ट इतना वाहियात था कि डेब्यू डिजास्टर ही बनना था। फिर आ जाती है बात डेब्यूज की, जैसे इमरान खान इन जाने तू या जाने ना, या कंगना इन गैंगस्टर, और इवन विवेक ओबरॉय इन कंपनी। एक अच्छे डेब्यू के पीछे बहुत से फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट, स्किल्स, कैरेक्टर, डायरेक्टर और इवन लक। जब ये सारे फैक्टर्स सही से अलाइन होते हैं तब जाके एक एक्टर या एक्ट्रेस अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बना पाता है। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे, द 10 बेस्ट बॉलीवुड डेब्यूज ऑफ 2000s। तो दोस्तों बिना किसी डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है ऋतिक रोशन। 2000s में डेब्यू तो बहुत से हुए, कुछ टेम्परेरी, कुछ लॉन्ग टर्म, लेकिन ऋतिक की कहो ना प्यार है इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि अब वो खान्स के कंपैरिजन में आते हैं, which is a feat not achieved by many in Bollywood. पर लेट्स बी ऑनेस्ट, कहो ना प्यार एक टिपिकल 2000s बॉलीवुड रोमांस है जिसमें स्टोरी वाइज कुछ नया नहीं है। पर रोहित और राज चोपड़ा डबल रोल प्लेड बाय ऋतिक, वेल इनकी वजह से पूरा एक्सपीरियंस एंटरटेनिंग बन जाता है। स्पेशली कॉज ये इनकी पहली मूवी थी तो चेहरा, एक्टिंग, डांस, एक्शन सब कुछ फ्रेश था। मूवी बेसिकली एक टिपिकल लव स्टोरी को एक्शन थ्रिलर सबप्लॉट और MTV स्टाइल म्यूजिक नंबर्स के साथ मिक्स करती है, विद राकेश रोशन एज डायरेक्टर एंड राजेश रोशन गिविंग द म्यूजिक। थीमेटिक डेप्थ कम है, लेकिन वाइब्रेंट कलर्स, बीच विजुअल्स और स्टाइलिश डांस मूव्स आपको बोर नहीं होने देते। रोहित और राज टेक्निकली सेम पर्सनैलिटी के दो अलग वेरिएंट्स हैं, पर ऋतिक का कैमरा कमांड और नेचुरल करिश्मा इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं इजीली उनके साइड हो जाता हूँ। रोहित रोमांटिक इनोसेंस लेकर आता है, जबकि राज के थ्रू एक्शन स्टार साइड भी निकल आती है जब क्राइम वाला वो सब प्लॉट ओपन होता है। ये डबल रोल ही फिल्म का कोर हुक है। स्टोरी का लगभग 2/3 हिस्सा रोहित सोनिया रोमांस पर रहता है और लास्ट थर्ड क्राइम ड्रामा के थ्रू राज को स्पेस मिलता है, इसलिए कभी कभी लगता है जैसे दो फिल्म्स एक साथ चल रही हैं। एंड somehow that's a good thing for कहो ना प्यार है। Now although ऋतिक 2000s के लॉन्गेस्ट रनिंग डेब्यूटेंट हैं, हमारी अगली एंट्री आजकल इनसे भी ज्यादा धूम मचा रही है। नंबर 2, रणवीर सिंह। आई गेस इस लिस्ट का सेकंड मोस्ट फाइनेंशियली सक्सेसफुल और तगड़ा डेब्यू रणवीर की बैंड बाजा बराती है। रणवीर सिंह ने प्ले करा था बिट्टू, दिल्ली का एक लाउड, चार्मिंग, थोड़ा इमेच्योर पर दिल से ऑनेस्ट लड़का। मूवी का सबसे फ्रेश पार्ट ये था कि ये न्यू दिल्ली नहीं प्योर दिल्ली दिखाती है, जैसे दिल्ली की गलियां, एक्सेंट्स, मिडिल क्लास ड्रीम्स, छोटे ऑफिसेज, रियल लोग। बिट्टू कोई रिच प्रिंस नहीं है, एक फार्मिंग बैकग्राउंड का लड़का है जो बस दिल्ली में रुकना चाहता है, और जैसे ही मौका मिलता है अनुष्का शर्मा के कैरेक्टर श्रुति कक्कड़ के वेडिंग प्लानिंग बिजनेस में घुस जाता है। बिट्टू का चार्म ये है कि वो प्लानिंग टाइप नहीं है, बिट्टू है एनर्जी टाइप बंदा। शादियों में अपने कॉलेज के बैंड वाले ले आता है, क्लाइंट से कनेक्ट करता है, और अनुष्का की डिटेल प्लानिंग के साथ मिलके वेडिंग्स को हिट बनाना बिट्टू को बहुत जोर से आता है। एकदम हार्ड, बहुत हार्ड। इवेंचुअली कुछ अप्स एंड डाउन्स के बाद ये स्वीट सी मूवी क्लाइमैक्स पे आती है और बिट्टू और श्रुति की लव स्टोरी फिनिश होती है। पर जैसा मैं कह रहा था, बैंड बाजा बारात के बाद रणवीर के करियर ने दौड़ पकड़ ली। इनिशियली कुछ मूवीज हिट हुई, कुछ नहीं, लेकिन फिर रणवीर ने पकड़े पीरियड रोल्स, अब चाहे वो मराठा साम्राज्य के बाजीराव हो या दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी। रणवीर ने ऑलमोस्ट मेथड एक्टिंग शुरू कर दी। रोमांटिक मूवीज भी हिट होने लगी, अब चाहे वो लुटेरा के मेलो वाला थीफ प्ले कर रहे हो या फिर रोमियो जूलियट के देसी वर्जन में राम, और धुरंधर के तो क्या ही कहने, which proves that रणवीर्स डेब्यू was one of the strongest in the history of Indian cinema. नंबर 3, सुशांत सिंह राजपूत। शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ सुशांत के डेथ के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट है, तो इसे हमें रीलिव करने की जरूरत नहीं है। सो या मेरे लिए काइपोचे रिविजिट करना मतलब सीधा सुशांत के कैरेक्टर ईशान भट्ट की रेस्टलेस एनर्जी में वापस घुस जाना है। चेतन भगत की नॉवल से अडेप्टेड अभिषेक कपूर की इस मूवी की सेटिंग है 2000s का गुजरात। ऑफ कोर्स इस न्यू मिलेनियम के बिगिनिंग में पीस तो था, लेकिन फिर 2002 में सब कुछ बिगड़ गया। लेकिन अभिषेक कपूर ने इतने ब्यूटीफुली इन सब चीजों को पोर्ट्रे करा है कि कैरेक्टर सिर्फ स्टोरी का हिस्सा नहीं रहते, वो मेरे और आप जैसे व्यूअर्स की याद बन जाते हैं। तो मूवी है 3 दोस्तों की, रेकलेस क्रिकेटर ईशान, कॉशियस गोविंद और कंफ्यूज्ड ओमी, जो अपनी आवाज ढूंढने की कोशिश करते हैं, और बीच में ईशान की सिस्टर और गोविंद का सीक्रेट अफेयर भी हो जाता है। ओमी आखिर में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के काले दलदल में फंस जाता है, उसे बाद में रिडेम्पशन मिलता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ईशान का कैरेक्टर लेकिन मूवी का दिल और जान है, स्ट्रीट स्मार्ट, इम्पल्सिव, क्रिकेट के लिए ऑब्सेस्ड,
दोस्तों के लिए कुछ भी करने वाला एक लड़का। सुशांत सिंह राजपूत का डेब्यू सिर्फ गुड नहीं, स्ट्रेट अप मैग्नेटिक था। सुशांत के कैरेक्टर ईशान का अली नाम के क्रिकेट जीनियस के साथ बॉन्ड प्लॉट का इमोशनल एंकर बन जाता है। मूवी अर्थक्वेक 2001 और पोस्ट गोधरा राइट्स 2002 जैसे रियल क्राइसिस पॉइंट्स को यूज करती है, पर ज्ञान और प्रीचिंग वाले मोड में नहीं घुसती। राजकुमार राव और अमित साध ने भी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए, लेकिन स्टार तो सुशांत ही थे। नंबर 4, आयुष्मान खुराना। विकी डोनर का सबसे बड़ा चार्म ही विकी है, AKA आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर जो अनएम्प्लॉयड है, सिंगल है और लाइफ को कुछ ज्यादा ही कैजुअली लेता है। काइंड ऑफ लाइक ऋतिक्स कैरेक्टर इन लक्ष्य बिफोर ही जॉइन्स द आर्मी। स्टोरी सिंपल है पर हटके है, जैसे आयुष्मान की ज्यादातर मूवीज होती हैं। एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट डॉक्टर चड्डा विकी से कहता है कि अपने वेस्टेड स्पर्म्स का बेटर यूज कर, उसे मोनेटाइज कर, और विकी इसे एक प्रोडक्टिव काम बना देता है। लेकिन फिर यही सेल्फ हेल्प का आइडिया विकी की लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाता है। बंदा बायोलॉजिकल फादर बन जाता है 53 हेल्दी बच्चों का, पर घर पे मम्मी डॉली आलू वालिया रोज उसकी वर्थलेसनेस का लाउड स्पीकर बन के खड़ी रहती हैं, जबकि बीजी उसे फुल पैम्पर करती हैं और सरप्राइजिंगली सबसे प्रोग्रेसिव निकलती हैं। विकी का प्रॉब्लम सिर्फ स्पर्म डोनेट करना नहीं, बल्कि उसको सीक्रेट रखना है। पंजाब का शेर इमेज के चक्कर में वो अपनी वाइफ आशिमा रॉय, प्लेड बाय यामी गौतम, को भी सच नहीं बताता और वहीं से इमोशनल मैच शुरू होता है। मुझे विकी का इजी गोइंग पंजाबी मुंडा एटीट्यूड सबसे रियल लगता है। सेक्स को वो कैजुअली देखता है, जितना मिले उतना कम, जब मिले तब सही टाइप फिलॉसफी। पर फिल्म उसे सेक्स मेनियक नहीं बनाती, बल्कि एक फ्लॉड पर लाइकेबल इंसान दिखाती है जो लिटरली दुनिया में खुशी और बच्चे फैला रहा है। आयुष्मान अपने डेब्यू में रॉक सॉलिड है। ही इज नेचुरल एंड एफर्टलेस और स्क्रीन पे इतने कंफर्टेबल है कि लगता ही नहीं कि फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। आयुष्मान ने गाने भी गाए थे मूवी में, विच मेक्स हिज परफॉर्मेंस ऑल द बेटर, और ये डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेब्यूज है। नंबर 5, लक्ष्य ललवानी। एक्शन मूवी के हिसाब से किल इज गुड, नॉट जॉन विक गुड बट गुड। और मूवी का मोस्ट अट्रैक्टिव फैक्टर है अमृत, लक्ष्य का कैरेक्टर, जो पूरी फिल्म को शेयर फिजिकल इंटेंट के साथ कैरी करता है। ये कोई फ्लैशी वन लाइनर हीरो नहीं है। अमृत एक NSG कमांडो है जो रिएक्ट नहीं करता, सीधा एक्ट करता है। स्टोरी वाइज अमृत एक मिशन से निकल ही रहा होता है कि पता चलता है उसकी गर्लफ्रेंड तुलिका की एंगेजमेंट जबरदस्ती किसी और से हो रही है, उसके पावरफुल फादर के प्रेशर में। अमृत रांची पहुंचता है उसे भगाने, प्लान फेल होता है और दोनों दिल्ली में मिलने का डिसाइड करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि तुलिका ट्रेन से जा रही होती है और अमृत उसी ट्रेन में शैडो करता है। ट्रेन के अंदर ही चोर मिलके अटैक करते हैं और यहीं से अमृत का रियल टेस्ट शुरू होता है। जैसे ही कंपार्टमेंट्स बंद होते हैं, फिल्म एक नॉनस्टॉप लड़ाई बन जाती है। अमृत कोई स्टाइलिश मार्शल आर्टिस्ट नहीं लगता, उसका फाइटिंग स्टाइल हैवी, सेंटर्ड और ब्रूटल है। खून, पसीना और थकान, ये सब कुछ आपको स्क्रीन पर फील होता है। लक्ष्य टाइगर श्रॉफ टाइप एजिलिटी के बजाय रॉ एग्रेशन में विश्वास रखते हैं, जो कैरेक्टर के काम को और बिलीवेबल बनाता है। और शायद इसीलिए उन्हें टाइगर श्रॉफ जी की तरह बागी के 1000 सीक्वल्स नहीं बनाने पड़ रहे। लक्ष्य के डायलॉग्स कम है, मोस्टली ग्रंट्स और शॉर्ट कमांड्स, पर ऑनेस्टली मुझे वो साइलेंस ज्यादा काम करता लगा। डायलॉग्स देखने तो आप बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड भी देख सकते हैं, क्योंकि शो जैसा भी हो, एक्टिंग मस्त है सबकी। सो या, इफ यू हैवंट चेक्ड आउट किल ऑलरेडी, इट इज टाइम यू डिड। नंबर 6, विद्या बालन। आपने मूवी देखी है परिणीता? अगर नहीं देखी तो दिस इज योर रिमाइंडर। और जिन लोगों ने देख ली है वो एग्री करेंगे कि मूवी के हिट होने का 50% क्रेडिट विद्या बालन और उनके कैरेक्टर ललिता को जाता है। इसके पहले उन्होंने बस कुछ म्यूजिक वीडियोस करे थे, लाइक कभी आना तू मेरी गली, एंड यकीन ही नहीं होगा कि पहली मूवी में विद्या ने सैफ अली खान, संजय दत्त और सब्यासाची जैसे वेटरन एक्टर्स को कड़ी टक्कर दी। स्पीकिंग ऑफ हिम, सब्यासाची चक्रवर्ती की भी मूवीज बड़ी औसम होती हैं। आप उनकी बंगाली थ्रिलर्स चेकआउट कर सकते हो। एनीवे, परिणीता मीनिंग मैरिड वुमेन खुद एक शरद चंद्र की लिटरेरी क्लासिक पर बेस्ड है, तो इमोशंस और स्टोरी की फाउंडेशन ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन असली चैलेंज था उन फाइन प्रिंट फीलिंग्स को स्क्रीन पर जिंदा करना। डेब्यूटेंट डायरेक्टर प्रदीप सरकार ने सेटिंग 1913 से 1960s कोलकाता शिफ्ट करके रिस्क लिया, पर विजुअल्स और मूड इतने विविड रखे कि कहानी की सटलिटी हर्ट नहीं हुई। 3 सेंट्रल कैरेक्टर्स के बीच जो लव ट्रायंगल है, उसमें विद्या बालन की ललिता सबसे ज्यादा दिल में बस जाती हैं। सैफ अली खान का शेखर इंटेंस और पोजेसिव है, संजय दत्त का गिरीश काम और प्रैक्टिकल, पर ललिता ऑर्फन होके भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं छोड़ती। वो गिवर जरूर है, पर स्टूपिड या डैमसेल इन डिस्ट्रेस बिल्कुल नहीं। विद्या बालन की परफॉर्मेंस डायलॉग से ज्यादा आंखों से बोलती है, और आंखों से एक्टिंग का टैलेंट सबके पास नहीं होता। नुसरत साहब के गाने की तरह गुस्सा आए तो आंखें ऊंची, हया आए तो आंखें नीची। मोर इम्पोर्टेंटली, विद्या की एक्टिंग में कोई फालतू मेलोड्रामा नहीं है। उनकी प्रेजेंस एक्सट्रीमली नेचुरल लगती है, स्पेशली इन सीन्स लाइक ब्लैकआउट, बर्न्ड केक, कार्ड्स और पूजा डांस। ऑलमोस्ट एज इफ शरद चंद्र ने विद्या को ही सोचकर ललिता का कैरेक्टर लिखा हो। डायलॉग्स कम है पर स्पाइसी,
पेसिंग भी सही है, बस क्लाइमैक्स थोड़ा सा ड्रामेटिक है, वो भी शेखर की वजह से। नंबर 7, विवेक ओबरॉय। शूट आउट एट लोखंडवाला, रक्त चरित्र और साथिया जैसी मूवीज करी हैं। किसना और काल मूवी जैसी भी हो, छोटे ओबरॉय साहब ने कमाल करा। लेकिन इस सब की शुरुआत हुई थी कंपनी से। टू बी ऑनेस्ट, अजय देवगन के मलिक से बड़ा एक्स फैक्टर था विवेक ओबरॉय का चंद्रकांत नागरे AKA चंदू। मूवी शुरू होती है जब मलिक यंग ब्लड रिक्रूट कर रहा होता है और चंदू से पहली बार मिलता है। दोनों के बीच इंस्टेंट ब्रो कोड बन जाता है क्योंकि मलिक को चंदू का पोटेंशियल तुरंत दिखता है। फिर प्लान बनता है बुड्ढे शेर जैसे लीडर असलम भाई से गैंग की पावर हाईजैक करने का, और चंदू की मदद से मलिक अपोनेंट्स को खत्म करके कंट्रोल ले लेता है। तब एंट्री होती है नए पुलिस कमिश्नर वीरापल्ली श्रीनिवासन की, प्लेड बाय साउथ के स्टार मोहनलाल, जो अंडरवर्ल्ड और अपर वर्ल्ड का डेलिकेट बैलेंस समझ के मलिक और चंदू पर अरेस्ट वारंट निकालता है। लेकिन दोनों इंडिया से निकल जाते हैं और श्रीनिवासन का गेम ओवर वाला कॉन्फिडेंस बेसिकली पिछले साल की दिवाली के मिर्ची बॉम्ब जैसा फुस हो जाता है। राम गोपाल वर्मा ने सत्या के बाद कंपनी बनाई, पर यहाँ फोकस एक आदमी की मजबूरी से ज्यादा अंडरवर्ल्ड की फंक्शनिंग पर है। मतलब इंटरव्यूज कैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाते हैं, फैमिलीज का रिएक्शन क्या होता है, ये सब चंदू और उसकी माँ रानी बाई के शॉर्ट क्रिस्प डायलॉग में ब्यूटीफुली समझ आता है। जहाँ चंदू बोलता है कि असलम भाई का नाम ही काफी होता है बिना वायलेंस के काम निकालने के लिए। चंदू रूथलेस है पर एक सॉफ्ट मोरालिटी लाइन क्रॉस नहीं करता, और मलिक से छोटी छोटी फॉलिंग ऑफ्स उसको रेबेलियन तक ले जाती हैं। विवेक ओबरॉय का डेब्यू यहाँ किलर था और कुछ अच्छी फिल्म्स भी दी, लेकिन फिर पुअर स्क्रिप्ट्स, लड़की का चक्कर और एक मेजर स्टार से पंगे की वजह से विवेक भाई की एक्टिंग कंपनी काफी घाटे में है। नंबर 8, कंगना रनौत। कंगना रनौत की फिल्मोग्राफी की लिस्ट डेफिनेटली उनकी कंट्रोवर्सीज से ज्यादा है। आप चाहे उनके ओपिनियन से एग्री करें या डिसएग्री, अपनी पहली मूवी गैंगस्टर से ही द वुमन मेड अ नेम फॉर हरसेल्फ। गैंगस्टर और लव स्टोरी का कोर 3 जिंदगियों का एंटेंगलमेंट है और 3 इमोशंस भी, लव, बिट्रियल और रिडेम्पशन। और सिमरन, जो कंगना रनौत का डेब्यू रोल था, सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। कंगना उस टाइम सिर्फ 17 साल की थी, महेश भट्ट की रेयर डिस्कवरी। और ऑनेस्टली कंगना की रॉ एंड पावरफुल परफॉर्मेंस आज भी सबसे अलग है। स्टोरी में दया, एक बदनाम गैंगस्टर प्लेड बाय शाइनी आहूजा, सिमरन से प्यार करता है। सिमरन एक सिंपल बार डांसर है जिसका बस एक सपना है, नॉर्मल फैमिली लाइफ। पर मुंबई के गैंगस्टर लाइफस्टाइल में वो कभी टूटी फूटी बिल्डिंग्स, कभी आइसोलेटेड अपार्टमेंट्स, कभी 5 स्टार होटल्स में लाइफ जोड़ती रहती है। मूवी फ्लैशबैक स्ट्रक्चर में चलती है जहां सिमरन अपने अडॉप्टेड चाइल्ड और दया के लॉस का दर्द उठाती है, और सेओल, साउथ कोरिया में अकेली छोड़ दी जाती है। लोनलीनेस और अल्कोहलिज्म के बीच वो अंडरकवर इंटेलिजेंस एजेंट आकाश, प्लेड बाय इमरान हाशमी, से प्यार कर बैठती है। फिर दया वापस आता है और इमोशनल मैस एकदम बिल्कुल दिल चीर देता है, तीनों एक्टर्स का भी और हमारा भी। सिमरन का कैरेक्टर वल्नरेबल भी है और रॉक सॉलिड भी। दूसरों के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देती है। सीन्स में शाइनी की साइलेंट इंटेंसिटी और कंगना की लॉन्गिंग पैल्पेबल है, और सिंपल डायलॉग जैसे लेट्स गो होम प्योर रोमांस का एसेंस बन जाता है। और कंगना अपनी फर्स्ट हिंदी फिल्म में ब्राइट शाइन करती हैं। मूवी मोनिका बेदी अबू सलेम रोमांस से रिजेंबल करती है, विच इज वाई द मूवी फील्स मोर रियल। अब हमेशा की तरह बारी है कुछ स्पेशल मेंशंस की। नंबर 9 पे है विशाल जेठवा फॉर मर्दानी 2, एंड फाइनली लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, इमरान खान एंड जेनेलिया डिसूजा फॉर जाने तू या जाने ना। देखा जाए तो इमरान की एंट्री बॉलीवुड में प्रॉपरली हुई थी 2008 में विद दिस मूवी, और कंपैरिजन के लिए रणबीर और सोनम की सावरिया आई थी 2007 में। लेकिन अनलिमिटेड बजट, ग्रैंड सेट्स और बंसाली जैसे डायरेक्टर भी इन दोनों स्टार किड्स के लिए वो नहीं कर पाए जो जाने तू या जाने ना ने इमरान के लिए कर दिखाया। जेनेलिया का डेब्यू तो नहीं था, लेकिन यहीं से उन्हें फेम मिला बिकॉज दोनों लीड्स की परफॉर्मेंसेस शानदार थी एंड उनकी लव स्टोरी जेन्युइन और रिलेटेबल थी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये 2 छोटे से क्लिक्स हैं, पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन।